हेलो बच्चों, बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3 और आज हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। देखो तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है। तो बच्चों जो इंटीग्रेशन होता है ये हमारा टू टाइप्स का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन जो होगा वो टू टाइप्स का होगा। एक होगा हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आज हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इंटीग्रेशन y dx यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि हम y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चीज होता है ये हमें इंटीग्रेशन का साइन होता है y dx, यानी कि जो यहाँ d के साथ लगा होगा उसके रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x होता है। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि इंटीग्रेशन इज आल्सो नाउन एज एंटी डेरिवेटिव। जैसे हम डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते थे उसी तरीके से इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो आप लिख लो कि इंटीग्रेशन इज आल्सो नाउन एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसका एक नाम और भी होता है, इसका एक नाम होता है प्रिमिटिव होता है। ठीक, तो इस नाम को भी याद रखना। कभी कभी ये भी बोल देता है कि इसका प्रिमिटिव निकालो, तो प्रिमिटिव का मतलब भी होता है एंटी डेरिवेटिव। इसका दो नाम है, या तो एंटी डेरिवेटिव कहेगा या तो उसको क्या कहेगा, प्रिमिटिव कहेगा। अब तीसरी चीज देखो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन को कहेंगे इंटीग्रेशन ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर से सुनना, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो होगा वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन है उस फंक्शन को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उसी को जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस हमें जो क्वेश्चन था वही मिल जाएगा। यानी कि यह कह रहा है कि इंटीग्रेशन के रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। इसको देखते हैं कि जैसे अगर मैं कोई फंक्शन ले लूं यहाँ पे fx, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो मान लेते हैं कि डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आता है, gx के बराबर आता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इधर बनेगा इंटीग्रेशन d by dx fx। ये तो हमारा पूरा यही हमने उतार दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे लिख लो कि इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके इधर भी इंटीग्रेट कर दो तो ये जाएगा इंटीग्रेशन gx dx के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर एक साथ आते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेशन है और ये डिफरेंशिएशन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारा केवल और केवल कितना बचेगा, fx बचेगा। और इधर तो वही चीज हमने क्या कर दिया, उतार दिया, इंटीग्रेशन gx dx के बराबर। तो अब जरा देखो यहाँ से जब हमने fx को डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या है, gx के बराबर आया, और जब हमने gx को इंटीग्रेट किया तो वापस इसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, जस्ट उल्टे होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ फार्मूला देख लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम देख लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कुछ फार्मूला है, फार्मूले को यहाँ पे देखते हैं कि फार्मूला क्या होगा। देखो सबसे पहला फार्मूला होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन dx। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उस कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, x के बराबर होता है। जबकि डिफरेंशिएशन में क्या था कि अगर कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा कितना आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है।
अच्छा यहाँ पे एक चीज हम लगाते हैं प्लस का सी, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो होता है ये हमारा होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं सी। हमेशा जब भी हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद में लास्ट में हम एक सी लगा देंगे और सी को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो सी लगाते हैं इसी सी की वजह से हम इसे क्या करते हैं, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि सी का मान जो होता है वो बदलता रहता है। अब सी जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हमारा तीन प्रकार के हो गए, जैसे हमारा एक था कांस्टेंट था, एक हमारा वेरिएबल था, एक तीसरा हो जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो किसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे, जैसे अगर आपसे कोई कांस्टेंट संख्या बोले तो कांस्टेंट संख्या अगर बोले कि क्या होगा, तो वो संख्या जो समय के साथ नहीं बदलती है वो हमारी क्या कहलाएगी, कांस्टेंट संख्या कहलाएगी। जैसे अगर 5 ले लो तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं x ले रहा हूं तो x हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि x जो होता है वो समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे x का मान अभी 1 ले रहा हूँ, कुछ समय बाद 2 भी ले सकता हूँ, फिर क्या कर सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ। अच्छा, वेरिएबल की एक खासियत और होती है कि जो वेरिएबल होता है वो एक ही टाइम पर एक से ज्यादा मान ले सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं x² + 5x + 6 का बराबर 0। अब यहाँ पे x का जो मान आएगा वो कितना मान आएगा, x का हमारी 2 मान आएंगे, तो x का मान एक ही टाइम पे कितना मान लिया, 2 मान ले रहा है। अगर मैं क्वाड्रेटिक से और बड़ी डिग्री वाली इक्वेशन लिखूंगा, 3 डिग्री वाली, 4 डिग्री वाली इक्वेशन लिखूंगा, तो वहां पे हमारे x के मान कितना आएंगे, 3 और 4 आएंगे, तो एक ही समय पे एक से ज्यादा मान ले सकता है। अब देखते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसे कहते हैं जो समय के साथ तो बदलेगा। जैसे हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है, हम कभी c का मान 5 ले लेंगे, कभी 7 लेंगे, कभी 9 लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो c का मान 11 लेंगे, जैसे हमारी जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से c का मान लेंगे। लेकिन एक कंडीशन होती है कि वो एक ही टाइम पे एक से ज्यादा मान नहीं ले सकता है। जैसे अगर मैंने c का मान 5 ले लिया है तो उसी टाइम पे उसी क्वेश्चन में हम c का मान 6 नहीं ले सकते, केवल कितना लेंगे, 5 ही लेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये c जो होता है वो हर क्वेश्चन में बदलता रहेगा, लेकिन एक टाइम पे एक ही मान ले सकते हैं, और इसी c की वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको इनडिफरेंट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो दूसरा फार्मूला है, हम दूसरा फार्मूला लेते हैं कि इंटीग्रेशन x पे पावर n dx। x पे पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1, और एक प्लस का क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा n होगा ये -1 के लिए वैलिड नहीं होता है। अगर हम n का मान -1 रखें तो हमारा वैलिड नहीं होता, जबकि हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो डिफरेंशिएशन में जब हम डिफरेंशिएट कहते हैं कि d/ds x पे पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था, n × x पे पावर n -1, तो ये ऑलवेज वैलिड होता था, चाहे x का मान -1 हो, +1 हो, 1.2 हो, या 1.2 है, 3/2 हो, या 1/2 हो, -1/2, कुछ भी ले लो, x का मान हमेशा कुछ भी ले लो, ये हमेशा क्या होता था, वैलिड होता था। लेकिन ये हमारा वैलिड नहीं होता है, जहां पे x का मान -1 होगा यहाँ पे हमारा वैलिड नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, ये यहीं पर देख लेते हैं। जैसे अगर हमें इंटीग्रेशन करना है x पे पावर -1 dx का, अब ये फार्मूला तो समझ में आ गया कि x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पे पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1, और प्लस का क्या हो जाएगा, c के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे x पे पावर हमने क्या ले लिया, -1 ले लिया। अब यहाँ पे देखो तो n का मान हमारा कितना है, -1 है, तो जरा इसी फार्मूले में उठा के रखोगे तो ये बनेगा x पे पावर -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1 हो जाएगा, x पे पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1, और प्लस का क्या लग जाएगा, c लग जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जरा देखो यहाँ पे x पे पावर ये कितना हो जाएगा, x पे पावर 0, और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और h पे पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा हमारा 1/0। अब जरा ये बताओ 1/0 हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो क्या ये हमारा डिफाइन है, परिभाषित है, परिभाषित ही नहीं है, हमारा डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं, n का मान -1 नहीं लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि जब x का मान -1 हो जाएगा तो उस केस में हमारा फार्मूला क्या बनेगा। जैसे यहीं पर देख लेते हैं कि यहाँ तीसरा फार्मूला ले लो कि ये हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो हमारा क्या बनेगा, x पे पावर -1 बन जाएगा, तो ये वाला हमारा बन गया। जो कभी भी 1/x होगा तो 1/x को हम क्या लिखते हैं, log mod
मॉड में x प्लस का c लिखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, log मॉड में x प्लस c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा चौथा फार्मूला है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन e पे पावर x dx। e पे पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e पे पावर x ही होता है। इसके बाद जो हमारा पांचवा है वो ले लो कि इंटीग्रेशन a पे पावर x। a पे पावर x का फार्मूला क्या होगा, a पे पावर x डिवाइड बाई log a बेस e प्लस c के बराबर होता है। इसको इस तरीके से और भी लिखा जाता है कि इसको log a बेस e जो है इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा a पे पावर x log e बेस a प्लस का c हो जाएगा। क्योंकि लॉगरिथमिक में आप 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे कि अगर मान लो ये हमारा कोई log दिया है log a बेस b डिवाइड बाई 1 दिया है, अगर मैं इस log को नीचे लेके आता हूं यानी कि डिनोमिनेटर में लेकर आता हूं तो डिनोमिनेटर में जब लाऊंगा तो log का जो log और बेस होता है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कि जब इसको नीचे लाऊंगा तो 1 अपॉन log, जो बेस था वो log की वैल्यू हो जाएगी और जो log था वो कहां पे आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। तो यही तरीका हमने यहाँ पे लगा दिया। जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो फिर वही काम होगा, ये बेस जो होगा और log इसका ले रहे हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों चीजें सेम होती है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे छठे नंबर पे ले लो कि इंटीग्रेशन sin x dx। तो sin x का जो इंटीग्रेशन होगा ये माइनस का cos x प्लस का c होगा। अगला जो है इंटीग्रेशन cos x dx। तो cos x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा sin x प्लस c के बराबर हो जाएगा। अगला ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होगा ये होगा हमारा tan x प्लस c के बराबर होगा। अगला ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ पे cosec स्क्वायर x कर देते हैं। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cot x प्लस c के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, एक अगला ले लेते हैं कि यहाँ पे मान लो कि ये इंटीग्रेशन जो हमारा sec x इंटू tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन जो होगा ये हो जाएगा हमारा tan, ये जो जाएगा हमारा sec x के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x प्लस c के बराबर होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पे कर लो कि इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x। इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा हमारा माइनस का cosec x के बराबर होगा। अब चलिए यहां तक हो गया। अब इसको जरा एक बार फिर से समझते हैं कि जो हमारा cos x है इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है वो sin x कैसे होता है। हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा sin x होता है, इस sin x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x के बराबर होता है। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होगा वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स होता है। यानी कि जो हम यहाँ पे इस फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या मिला, cos x मिला। और अगर इस cos x को इंटीग्रेट कर दूंगा तो वापस में क्या मिलना चाहिए, sin x मिलना चाहिए। एक बार हमने यहाँ पे करके देखा था स्टार्टिंग में fx dx वाला, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो जो हमने sin x को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, cos x। अब जरा इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अगर मैं इसको दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता हूँ तो इधर तो आ जाएगा d बाई dx sin x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx निकल जाएगा। इधर भी इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेशन cos x dx के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे sin x बचेगा और इधर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन cos x dx के बराबर आ गया। तो देखो हमने cos x को इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या निकल के आया, sin x निकल के आया। तो इसीलिए हम बोल लेते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, एक रिवर्स प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि d बाई dx, अगर मैं sin x कर रहा हूँ तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, cos x होगा। तो cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, हमें इसको उल्टे आ जाओ क्या मिल जाएगा, sin x यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका पूरा तरीका हमारा करने का ये है। इसी तरीके से अगला देखते हैं कि जैसे हमारा ये वाला पहला वाला था तो sin x को हमने इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, cos x मिला। अब जरा इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। हमें पता है कि अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x के बराबर होता है। ये हमें पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। अब जरा इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन d बाई dx
cos x और यहाँ पे क्या जाएगा dx, तो पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक, इसको उतार दिया, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो इधर भी इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो, तो ये हो जाएगा sin x dx के बराबर। वापस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल होगा तो बचेगा क्या हमारा cos x बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन sin x dx के बराबर, माइनस को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx बराबर क्या निकल जाएगा, माइनस का cos x निकल जाएगा यहाँ पे। तो देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, और यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो सब का क्या चल रहा है, एकदम रिवर्स प्रोसेस में चल रहा है। अगर हमसे कोई पूछे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो हम याद करेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। अगर हमसे पूछे sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो हम ये देखेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, माइनस को इधर लेके आ जाओ तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। तो इसी के पैरेलल में हम ये भी लिख सकते हैं कि d/dx अगर हम यहाँ पे cos x करें तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x के बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ से प्रूव हो जाता है कि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में भी हम इस चीज को देखेंगे कि इसका हमेशा कैसा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका देख लो, तो अगर हम tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx tan x, जरा याद करो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x होता था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उल्टे आ जाओ tan x आ जाएगा, cot x पे आ जाओ तो हम यहाँ पे पिछले क्लास में पढ़े थे कि d/dx cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस का cosec स्क्वायर x होता था, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cot x हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी पढ़ते हैं कि d/dx sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये होता था हमारा sec x into tan x, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, ठीक, जैसे इसका उल्टा चल रहा है। और एक और हम पढ़े थे कि इंटीग्रेशन cosec x, तो cosec x का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था, सर cosec x का डिफरेंशिएशन d/dx cosec x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था कि माइनस का cosec x into cot x, तो cosec x into cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cosec x के बराबर हो जाएगा, और इस माइनस को क्या ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या मिल जाता है, रिवर्स प्रोसेस करके मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन और याद रखना कि इंटीग्रेशन 1/1 plus x² dx, ये जो होता है ये हमारा tan इनवर्स x के बराबर होता है। tan इनवर्स x यहाँ पे एक प्लस c भी लगा लो क्योंकि इंटीग्रेशन इंडिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जहां जहां हम इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो 1/1 plus x² dx बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। तो इतने फार्मूले हैं, इसको याद रखिए, फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन लेने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल थ्योरम है वो है हमारा कि इंटीग्रेशन c into fx dx, यानी कि अगर कोई एक कांस्टेंट और वेरिएबल जो होगा अगर मल्टीप्लाई में होगा और हमें उसका इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और जो वेरिएबल होगा उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। दूसरा जो हमारा फंडामेंटल है, दूसरा ये है कि इंटीग्रेशन अगर fx प्लस माइनस gx और प्लस माइनस hx करके दिया हुआ है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो हम सबको अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx dx प्लस माइनस यहाँ पे कर लो प्लस माइनस इंटीग्रेशन hx dx करके हम सबको क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। अब जो हमारा तीसरा वाला इंटीग्रेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, हम मान लेते हैं कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx का इंटीग्रेशन जो है वो हमारा gx प्लस c के बराबर आता है। हम यह मान लेते हैं कि fx का इंटीग्रेशन कितना है, gx के बराबर है। तो यहाँ पे देखते हैं दो केस बनता है कि सबसे पहला केस बनेगा इंटीग्रेशन fx प्लस का b
dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अब एक चीज ध्यान रखो कि अगर मैं जितना इंटीग्रेशन यहाँ पे करते आ रहे थे उन सारे इंटीग्रेशन में जहां जहां हमने x रखा था, अगर उस x को किसी एक लीनियर इक्वेशन से बदल दूं तो जैसे इंटीग्रेशन करते थे सेम उसी प्रकार से इंटीग्रेशन होगा। बस एक नया चीज करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होगा उस x के कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो हमारा ये fx था, इस x को हमने किससे बदला है, एक लीनियर इक्वेशन से बदला है। केवल लीनियर इक्वेशन से बदलेंगे तभी ये काम हम यहाँ पे करेंगे। तो fx का इंटीग्रेशन क्या था, gx, तो fx प्लस b का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा gx प्लस b हो जाएगा। और जो x का कोफिशिएंट है उस x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस का c लग जाता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर x को एक लीनियर इक्वेशन से बदल दिया जाए तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन होगा उसको हम क्या मान लेंगे, पूरे को x मान लेंगे और x मान के सिंपली हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और जो उसके बाद जो अंदर की बची हुई क्वांटिटी होगी इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखो, अगर इंटीग्रेशन f(ax + b dx) हो जाए, अगर ये हो जाए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ax + b, ये भी क्या है हमारा एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो जब लीनियर इक्वेशन होगा, अगर x को मैं लीनियर इक्वेशन से चेंज कर दूं तो जैसे इंटीग्रेशन करते थे उसी प्रकार से इंटीग्रेशन होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस काम इतना करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेशन सिंपली ऐसे होगा g, और यहाँ पे ax + b उतर जाएगा और x का कोफिशिएंट कितना है, a है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई a कर देंगे और प्लस का क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। या फिर क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब अगर इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो देखो d/dx ax + b, अब दोनों को अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा, a यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा dx/dx और प्लस का dv/da। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका मान कितना होगा, 0 होगा। अब ये dx/dx इसका मान कितना होगा, 1, तो कितना बन जाएगा, a के बराबर निकल जाएगा। तो दोनों बात हमारा वही होता है कि चाहे x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो या इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, ये बात तो पता है ना कि ये 0 कैसे होता है, ये 1 कैसे होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में कायदे से इसको समझाया था। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आते हैं। नोट कर लिया, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि इंटीग्रेशन, इसको i बराबर b लिखा था कि इंटीग्रेशन x dx के बराबर, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x का मान कितना है, 1 है, तो क्या ये हमारा इंटीग्रेशन x पे पावर n dx के टाइप का बन रहा है। तो x पे पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता था, x पे पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 और प्लस का क्या आता, c के बराबर आता था। अब देखो x का मान कितना, x पे पावर का मान कितना, n का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे n बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो i बराबर निकल जाएगा x पे पावर 1 + 1 यानी n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस का c। तो i बराबर निकल जाएगा x² डिवाइड बाई 2 + c के बराबर। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, सिंपल सा, कोई बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसे दूसरा क्वेश्चन ले लो कि इंटीग्रेशन x पे पावर 4 dx के बराबर, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर अब देखो ये हमारा कितना है, x पे पावर n टाइप का है, तो x पे पावर n का इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है, x पे पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1। अब यहाँ पे n का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे x पे पावर 4 dx बराबर निकल जाएगा x पे पावर 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1 प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा x पे पावर 5 डिवाइड बाई 5 + c के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज हम और समझते हैं कि जो हमने कहा था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने ये भी कहा था कि इसको एक क्वेश्चन की सहायता से भी हम समझेंगे। तो जैसे देखो इसी को देखते हैं, जो हमने x पे पावर 1 का इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन कितना है, x² 2 + c है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो हमें घूम के वापस एक चीज मिल जाना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सही है, क्योंकि इंटीग्रेट क्या तो ये मिल गया और इंटीग्रेट वाले को जो आंसर आया उसको डिफरेंशिएट कर वापस क्या मिल जाना चाहिए, वही हमारा क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। तो इसको एक बार जो डिफरेंशिएट करते हैं,
तो यहाँ से करेंगे d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी के बराबर। सबसे पहले फंडामेंटल लगा इंटीग्रेशन का, दोनों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का d बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c के बराबर। अब देखो यहाँ से 1/2 को क्या कर ले, बाहर निकाले, ये हो जाएगा 1/2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 या 2x होता है, डायरेक्ट याद हो गया होगा अब तक। और ये c तो कैसा है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मान कितना होता है 0 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये मत कहना कि c तो हमारा कैसा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन वो भी क्या होता है कांस्टेंट ही होता है, वेरिएबल वो नहीं होता, तो इसका मान भी कितना होगा 0 के बराबर निकल जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x के पावर 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा x के पावर 1 हो जाएगा। तो देखो क्या हमारा वही चीज घूम के आ गया। तो अब अगर मैं इसको वापस इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अच्छा इस वाले को भी देख लेते हैं यहीं पे कि जो हमें x पे पावर 4 किया था, जब मैं इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन कितना मिला x पे पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस c। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस हमें क्या मिलना चाहिए, यही चीज मिल जाना चाहिए। तो चलो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स, एक्स पे पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c। फंडामेंटल लगा के दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स, एक्स पे पावर 5 बाई 5 प्लस का d बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा c के बराबर। पहले तो इस 5 को बाहर निकालो तो नीचे आएगा 1/5 बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा हमारा d बाई डी एक्स, एक्स पे पावर 5, और ये तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान कितना हो जाएगा 0। अब जरा x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन याद करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x पे पावर n टाइप से, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 5 इंटू एक्स पे पावर 4। ये 5 से 5 कट गए तो हमारा कितना बचा, x पे पावर 4 बचा। देखो हमारा ये क्या था, x पे पावर 4 ही का तुमने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि इंटीग्रेशन जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन जो होगा वो डिफरेंशिएशन का कैसा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा i बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक काम करिए, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद खुद करने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि कैसे इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। पॉज कर लिया, कर लिया इसको, चलिए ठीक है देखते हैं। तो ये हमारा i बराबर कितना है, इंटीग्रेशन रूट में x dx के बराबर है। अब देखो यहाँ पे रूट x dx के बराबर है, तो इसका तो इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन मैं इस रूट को हटा के 1/2 लिख सकता हूँ। तो अभी हमारा क्या बन गया, x पे पावर n टाइप का बन गया। और x पे पावर n का इंटीग्रेशन फिर से याद करो, x पे पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पे पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना है, n का मान कितना 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा x पे पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c के बराबर होगा। तो i बराबर हमारा निकल जाएगा 1/2 प्लस 1 कितना होगा, x पे पावर 3/2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे भी 3/2 प्लस c के बराबर। इसको पलट दो, ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2/3 x पे पावर 3/2 के बराबर। ये हो जाएगा रूट x का इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे हमने रूट x का डिफरेंशिएशन याद किया था कि रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट x होता है, उसी तरीके से रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/3 x पे पावर 3/2 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन ले लो कि i बराबर इंटीग्रेशन 1/√x dx का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और करने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद में इसको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कर लिया, देखते हैं। अब इसको क्या करोगे, i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x dx। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है तो इसको x पे पावर 1 टाइप से बदलो। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 कर देते हैं रूट हटा के। अब भी इंटीग्रेशन नहीं पता तो इसको कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ। जब ऊपर ले जाओगे तो i बराबर निकल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस x पे पावर -1/2 dx के बराबर हो जाएगा। अब ये देखो हमारा x पे पावर n टाइप का बन गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमने बताया था x पे पावर n का जब फार्मूला लगाते हैं तो
ये होता है हमारा x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस का c के बराबर। ये फार्मूला कब वैलिड नहीं होता है? जब x का मान n का मान कितना हो जाए -1 के बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखो n का मान कितना है -1/2 है, तो अगर -1/4 आ जाए, 1/5 आ जाए, 1/6 आ जाए, 1/9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तब भी ये फार्मूला हमारा वैलिड होगा। कब वैलिड नहीं होगा? जब ये कितना आ जाए n का मान एग्जैक्टली -1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर -1/2 है तो हम आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दो तो x पे पावर हो जाएगा -n1/2 यानी कि x पे पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 और प्लस का क्या लग जाएगा c के बराबर। तो i बराबर हो जाएगा x पे पावर 1/2 -1/2 प्लस 1 कितना होगा 1/2 और यहाँ से कितना निकल जाएगा ये भी 1/2 प्लस का c हो जाएगा। इसको पलटोगे तो i बराबर कितना जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 और ये हो जाएगा x पे पावर 1/2 प्लस का c। तो i बराबर कितना निकल गया 2 रूट में x प्लस का c। यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 1/√x dx का तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 2 रूट x प्लस c के बराबर होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? दो चीज याद रखना, रूट x का इंटीग्रेशन होगा 2/3 x की पावर 3/2, एक यहाँ प्लस का c भी लगा लेगा। जहां पे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन होगा प्लस का c चलेगा। और 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होगा 2 रूट x प्लस c के बराबर होगा। ठीक है, हो गया इतना? चलिए नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रेशन 3x² dx। हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा क्या ना c इंटू fx टाइप का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई के रूप में होंगे तो कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये बनेगा 3 इंटीग्रेशन x² dx हो जाएगा। तो i बराबर निकल जाएगा 3 और x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा हमारा x पे पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c के बराबर। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो यार मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे x पे पावर कितना है, x पे पावर कितना है 2 है, यानी n का मान कितना है 2 है। तो x पे पावर n+1 है, 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 प्लस का c के बराबर। तो i बराबर हो जाएगा 3 × x³ डिवाइड बाय 3। यहाँ 3 से 3 कटेगा तो i बराबर हमारा निकल जाएगा यहाँ से x³ + c के बराबर। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि i बराबर इंटीग्रेशन 3x पे पावर 3 प्लस 4 dx। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम याद करो। जब वहां पे हमारा क्या था fx + -gx + hx, तो सबको क्या करते थे, अलग अलग करते थे। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लो तो ये i बराबर निकल जाएगा इंटीग्रेशन 3x³ dx और प्लस का इंटीग्रेशन 4 dx के बराबर। अब सबको इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ से देखो ये जो बनेगा i बराबर कांस्टेंट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ dx के बराबर। प्लस का कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx बन जाएगा। चाहो तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। तो i बराबर हो जाएगा 3 × x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होना चाहिए x पे पावर 4/4 यानी x पे पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा x पे पावर 4/4 और प्लस का 4 × 1 का यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x के बराबर, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। और एक प्लस का क्या लग जाएगा, यहाँ पे c लग जाएगा। अब देखो इसका भी प्लस c लगाओगे, इसका भी प्लस c लगाओगे तो यहाँ पे लिखो c1, यहाँ पे लिखो c2। लेकिन हम केवल एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं तो उसको क्या लिख देते हैं, c के बराबर लिख देते हैं। तो i बराबर निकल जाएगा 3/4 x पे पावर 4 प्लस 4x प्लस c के बराबर। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे i बराबर दिया है इंटीग्रेशन 1/x प्लस का √x प्लस का sin x और dx के बराबर। ये हम क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सबको अलग अलग कर लो। जब अलग अलग करोगे तो इंटीग्रेशन 1/x dx
प्लस का इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स और प्लस का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर अब 1/x का इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो x पे पावर कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे x पे पावर n वाला फार्मूला लगा रहा हूँ तो देखो x पे पावर n वाला जब फार्मूला लगाते थे यानी कि इंटीग्रेशन x पे पावर n dx करते थे तो x पे पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c होता था। अब देखो ये फार्मूला तो हमारा n बराबर -1 के लिए क्या है, वैलिड ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो लगा नहीं सकते हैं। तो जरा एक चीज याद करो, हमने बताया था कि 1/x का इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है dx, ये होता है हमारा log mod में x होता है और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है। तो दोनों कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log mod में x बेस e निकल जाएगा और रूट x का इंटीग्रेशन चाहो तो x पे पावर 1/2 करके करो, ये हमने अभी तक पिछले भी कराया था, उसको वहां से देख लो। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा माइनस का cos x और पूरे का क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो i बराबर निकल जाएगा log mod में x प्लस का 2/3 x पे पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का cos x और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस c के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग खुद देखिए, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूं कि i बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर dx के बराबर। जरा एक बार इसको इंटीग्रेट करो, फिर उसके बाद मैं फिर इसका इंटीग्रेशन करता हूं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसको नोट करिए। चलिए कर लिया, देखते हैं अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, तो क्या करें a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दे। जब ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a b और यहाँ पे क्या जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये x से x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बनेगा i बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 dx के बराबर होगा। अब सबको क्या कर लो अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो i बराबर निकलेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस का इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx प्लस का इंटीग्रेशन 2 dx के बराबर हो जाएगा। तो i बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा x³ होगा प्लस का, अब इसका तो इंटीग्रेशन पता नहीं है तो इसको क्या करो ऊपर लेके जाओगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा -2 dx और प्लस का यहाँ पे लग जाएगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लगा दो c लगा दो। तो i बराबर निकल जाएगा हमारा x³ प्लस का x पे पावर n टाइप से इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा x पे पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस का 2x प्लस c के बराबर। तो i बराबर निकल जाएगा x पे पावर ³ प्लस का ये हो जाएगा x पे पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस का 2x प्लस c के बराबर निकलेगा। ठीक, तो i बराबर निकल जाएगा x³/3 ये क्या करो माइनस से बड़ा कर दो तो माइनस हो जाएगा और x पे पावर -1 को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1/x और प्लस का 2x प्लस c के बराबर। तो इस तरीके से हमारा इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, अगर जिसका हो गया तो ठीक है, जिसका नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। i बराबर इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, हमें इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो जिसका नहीं हुआ था एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए और करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए कर लिया, देखते हैं। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये बन जाएगा हमारा √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और प्लस का 2√x × 1/√x और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो i बराबर निकल जाएगा इंटीग्रेशन √x का स्क्वायर क्या होगा x होगा, यहाँ से मिल जाएगा प्लस का 1/x, ये से ये कैंसिल होगा आएगा प्लस का 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो i बराबर निकलेगा, अब सबको अलग अलग कर लो तो इंटीग्रेशन x dx प्लस का 1/x dx और प्लस का 2 dx के बराबर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा x² प्लस का 1/x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x और 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 का इंटीग्रेशन होगा
एक मिनट, ए यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लगा दो, ये 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 1 बाई x का log x, और 2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2x प्लस c के बराबर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ समझ में आया होगा, चलिए नोट कर लीजिए। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं कि I बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अब देखो अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था वो इंटीग्रेशन हमारा था साइन x का इंटीग्रेशन था, cos x का इंटीग्रेशन था, इन सब का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था। क्या साइन 2x का इंटीग्रेशन पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए, अच्छा एक चीज हमने बताया था कि अगर पूरे इंटीग्रेशन में कहीं पर भी x को किसी एक लीनियर इक्वेशन से बदल दिया जाए तो सिंपली इंटीग्रेशन होता है। जैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं, बस x का जो कोफिशिएंट होता है उसको नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो वही चीज तो है, साइन x की जगह पे कितना रख दिया है, 2x रख दिया है। तो यहाँ पे सिंपल कर दो, साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा कितना होगा, माइनस कॉस x के बराबर होगा। तो यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कॉस 2x, और x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा -1/2 cos का 2x प्लस c के बराबर। बस इतना सा काम हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि I बराबर इंटीग्रेशन cos का 3x प्लस का 4 dx का, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो, इसके बाद फिर हम आपको करने के लिए, तो देखो यहाँ पे हम इस पूरे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड होता था, स्टैंडर्ड हमारा कितना था, cos x dx था। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या मिल गया है, एक लीनियर इक्वेशन से बदल दिया गया है। तो अगर एक लीनियर इक्वेशन से बदल देते हैं तो सिंपली इंटीग्रेट वैसे ही करते हैं जैसे इंटीग्रेट यहाँ पर हम करते हैं, बस x के जो कोफिशिएंट होता है उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। तो ये निकल जाएगा हमारा sin का 3x प्लस 4 के बराबर निकल जाएगा। ठीक, और x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे लगा दो प्लस 3, बस हमारा ये आंसर हो गया। अच्छा एक तरीका हमने और भी बताया था कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि I बराबर cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin होगा 3x प्लस का 4। अब जो अंदर वाली क्वांटिटी बची हुई है, यानी कि जिसका एंगल है, इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। इसको जरा डिफरेंशिएट कर देते हैं तो d/dx 3x प्लस का 4, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस का c। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो I बराबर यहाँ पे तो वही रहेगा, sin का 3x प्लस का 4 डिवाइड बाय ये 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो ये जाएगा 3, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो वापस हमारा आंसर कितना आ जाएगा, sin का ये हो जाएगा 3x प्लस का 4, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ पे एक लगा लो प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस का c। देखो दोनों से आंसर हमारा क्या आता है, सेम आता है। चाहो तो इस जो क्वांटिटी बचती है उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करो, या फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, दोनों बात क्या होती है, सेम ही होती है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन I बराबर 3x प्लस 4 का होल क्यूब dx के बराबर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, करने के बाद इसको खुद करने की कोशिश करिए इसी तरीके से, लीनियर वाले इक्वेशन से। जैसे हमने बताया ना कि x को क्या लीनियर इक्वेशन से बदल देते हैं। ठीक है, तो उससे करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद में इसको कर लो। चलिए ठीक है, कर लिया, चलिए देखते हैं। तो इसको क्या मान लेंगे, सबसे पहले क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारा होता था x पे पावर 3 था, ये x इससे बदल गया, एक लीनियर इक्वेशन बदल गया। तो सिंपली जैसे ही इंटीग्रेट करते थे उसी तरीके से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पे पावर n टाइप से। तो x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x प्लस 4, इस पे पावर हो जाएगा 3 प्लस 1, और डिवाइड बाय n प्लस 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उस x के कोफिशिएंट से भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो पूरे का डिवाइड, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो कि I बराबर पूरे के डिवाइड में क्या करो, x का कोफिशिएंट कितना है 3, 3 से डिवाइड कर दो, प्लस का क्या लग जाएगा, c लग जाएगा यहाँ पे। तो I बराबर हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4 की पावर 4, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा
ये हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई पूरे का डिवाइड में कितना 3/1 प्लस का c। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो i बराबर निकल जाएगा, ये पूरे का डिवाइड है, इस पूरे का डिवाइड 4 है ये, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 3x प्लस 4 पे पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटू ये 1 ऊपर जाएगा तो 1/3 प्लस का c। तो i बराबर हमारा निकल जाएगा 3x प्लस 4 पे पावर 4 डिवाइड बाई 12 प्लस c के बराबर। तो इस तरीके से हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। आसानी से उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर तुम इसको चाहो कि a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करके इंटीग्रेट करें तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमारा आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 पे पावर 2 dx, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। 1/2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। अब इसको भी उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे x पे पावर n टाइम्स है। अब देखो ये तो हमारा कुछ x जो है वो एक लीनियर इक्वेशन में चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करें तो लीनियर इक्वेशन में, इसको हम वैसे ही मान के इंटीग्रेट करेंगे। इस x का कोएफिशिएंट जो होगा उसको क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। तो इसको पहले तो ऊपर ले जाओ तो ये i बराबर निकल जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 पे पावर -2 dx। अब इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो, तो x पे पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पे पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 पे पावर n यानी -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। अब पूरे के डिवाइड में जो आएगा वो पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 1 प्लस c के बराबर। तो i बराबर हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 2x प्लस 3 पे पावर -1 और डिवाइड बाई नीचे क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा पूरे के डिवाइड में, और इस पूरे का डिवाइड कितना हो जाएगा 2/1 प्लस का क्या लग जाएगा c, इन दोनों को क्या करो पलट दो। तो i बराबर निकल जाएगा 2x प्लस 3 पे पावर -1 डिवाइड बाई -1 इंटू ये 1 ऊपर जाएगा तो 1/2 प्लस का c। तो i बराबर निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -1/2 और इसको क्या करते हैं नीचे ले आते हैं तो ये मिल जाएगा हमारा 2x प्लस 3 प्लस c के बराबर। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 प्लस c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक। एक इंटीग्रेशन हम दे रहे हैं, अब खुद से करने की कोशिश करिए। जैसे ये इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन 1/2 माइनस x dx के बराबर, इसको इंटीग्रेशन एक बार वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसको खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए करिए, इसको कर लिया, ठीक है। देखते हैं फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो i बराबर मिल जाएगा 2 माइनस x पे पावर -1 dx के बराबर हो जाएगा। अब ये x पे पावर n टाइप का बन गया तो i बराबर निकल जाएगा x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, क्या ये x पे पावर n टाइप से इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि n का मान कितना है -1 है, तो ये x पे पावर n टाइप से तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। जब x पे पावर n टाइप से इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको ऐसे रहने देते हैं कि कितना जाएगा 2 माइनस x dx। जरा कुछ और सोचते हैं तो जरा एक चीज याद करो कि इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता था, ये होता था हमारा log mod में x बेस e प्लस का c के बराबर, ये तो इंटीग्रेशन होता था। अब देखो इस x को हमने एक लीनियर इक्वेशन से बदल दिया और वो लीनियर इक्वेशन हमारा कितना है 2 माइनस x है, ये भी तुम्हारा क्या है लीनियर इक्वेशन है। तो इस लीनियर इक्वेशन का सिंपली इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे x का इंटीग्रेशन होता था तो x का 1/x का इंटीग्रेशन कितना था log mod में x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log mod में 2 माइनस का x हो जाएगा। बात समझ में आई। हम इसको क्यों नहीं लगा पा रहे हैं x पे पावर n वाला फार्मूला, क्योंकि जब ऊपर ले जाते हैं तो x पे पावर कितना बनता है -1 और n बराबर -1 के लिए तो वो फार्मूला हमारा वैलिड ही नहीं था, ठीक है। चलिए अच्छा इतना हो गया। ये अब इसको क्या करना है, अगला स्टेप जो x का कोफिशिएंट है उसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है -1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस c के बराबर। और चाहो तो इसको एक बार क्या करो डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएट करने के बाद डिवाइड करो, तब भी क्या होगा वही चीज आएगा। चलो वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे निकल जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 2 माइनस x के बराबर हो जाएगा। तो i बराबर निकल जाएगा log mod में 2 माइनस x डिवाइड में डिफरेंशिएट करो तो ये कांस्टेंट
का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस का c, तो i बराबर निकल जाएगा माइनस का log मॉड में 2 माइनस x प्लस c के बराबर है। माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन और दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक इंटीग्रेशन कर लो यहीं पे, सेम इसी तरीके से है कि i बराबर इंटीग्रेशन 1/3 माइनस 2x dx के बराबर है। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको करिए, फिर उसके बाद में इसको इंटीग्रेशन करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर भी इंटीग्रेशन इसका क्वेश्चन है हमारा i बराबर इंटीग्रेशन 1/3 माइनस 2x dx के बराबर। ठीक, चलिए हो गया। देखते हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i बराबर, अब देखो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो 3 माइनस 2x पे पावर माइनस 1 dx, अगर इसको x मान लेता हूं, इस x को एक लीनियर इक्वेशन से बदला तो ये हमारा क्या बन जाएगा x पे पावर माइनस 1। तो x पे पावर माइनस 1 का तो इंटीग्रेशन हम x पे पावर n टाइप से कर ही नहीं सकते, क्योंकि n बराबर माइनस 1 के लिए वो क्या होगा, फार्मूला वैलिड ही नहीं होता है। तो फिर हम वापस क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे कि 1/3 माइनस 2x। अब फिर कुछ नया सोचते हैं, तो देखो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod में x, इस x को किससे बदल दिया है, एक लीनियर इक्वेशन से बदल दिया है। तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन करूंगा, देखो लीनियर इक्वेशन क्या है 3 माइनस 2x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा i बराबर log mod में 3 माइनस 2x। अब क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है। x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना है -2 है, और प्लस का क्या आ जाएगा c लग जाएगा। या एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करके नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तब भी हमारा क्या होगा, वही चीज होगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि i बराबर इंटीग्रेशन e पे पावर 2x dx, इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, e पे पावर 2x। अब e पे पावर x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है कि e पे पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e पे पावर x का होता है e पे पावर x ही होता है। अब उस x को देखो, इंटीग्रेशन e पे पावर x का इंटीग्रेशन जब पढ़े थे तो कितना आया था, e पे पावर x आया था। इस x को हमने किससे बदल दिया, एक लीनियर इक्वेशन। अब वो लीनियर इक्वेशन हमारा कितना है 2x है, तो सिंपली जैसे इसका इंटीग्रेट हुआ था उसी तरीके से क्या होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो देखो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो i बराबर निकल जाएगा e पे पावर 2x, और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और प्लस का क्या लग जाएगा, c लग जाएगा, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक छोटा सा जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि i बराबर इंटीग्रेशन e पे पावर -3x + 4 dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसको करो, फिर इसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए हो गया। देखिए e पे पावर फिर वही क्या है, लीनियर इक्वेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i बराबर e पे पावर -3x + 4, और डिवाइड बाय क्या करना है, x का कोफिशिएंट कितना है -3, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय -3 + c के बराबर। तो इस तरीके से ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है और थोड़ा बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रेशन 1/2 अल्फा x प्लस का बीटा dx वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। अल्फा और बीटा जो है वो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। अब जरा इसको एक बार खुद करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद में इसको आसानी से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए हो गया, देखते हैं। तो i बराबर हमारा निकल जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि हमें पहले से बोल दिया है कि अल्फा और बीटा जो है वो दोनों हमारे कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो ये क्या हमारा 1/x वाली कहानी कुछ नजर आ रही है, और x की जगह पे क्या रख दिया है 2 अल्फा x प्लस का बीटा, और ये भी हमारा कैसा है, एक लीनियर इक्वेशन है। और जब लीनियर इक्वेशन होता है तो उसको हम सिंपली इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log mod में 2 अल्फा x प्लस का बीटा, और डिवाइड बाय हो जाएगा, डिवाइड किससे करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है 2 अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 अल्फा, और प्लस का क्या हो जाएगा, c के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा i बराबर इंटीग्रेशन साइन का 2 - x dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 2 - x dx का।
तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की वही चीज लाते हैं, हमने sin x का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है कि sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस cos x हो जाएगा। ठीक, अब इस x को क्या कर देते हैं, एक लीनियर इक्वेशन 2 माइनस x से बदल दे तो सिंपली उसी तरीके से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो sin का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 2 माइनस x हो जाएगा। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करके नीचे डिवाइड कर दो या फिर इस x का कोफिशिएंट से नीचे डिवाइड कर दो। तो देखो x का कोफिशिएंट जो है वो हमारा कितना है -1 और यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस का c, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो i बराबर निकल जाएगा cos का 2 माइनस x प्लस c के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, आसानी से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि cos का ax प्लस b के बराबर, cos ax प्लस b। चलिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिख लीजिए कि इंटीग्रेशन लगा लीजिए, इंटीग्रेशन x प्लस b और यहाँ dx और यहाँ भी लिख लीजिए कि वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, a और b जो है वो हमारे दोनों कैसे हैं कांस्टेंट। ठीक है, चलिए इसको एक बार करने की कोशिश करिए, कर लिया। चलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x होता है। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, देखो ये हमारा क्या एक लीनियर इक्वेशन वापस से लीनियर इक्वेशन, तो i बराबर cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin का ax प्लस b के बराबर। अब जरा एक बार बताओ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है a है, तो a से नीचे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस c के बराबर लग जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि इंटीग्रेशन cos का ax स्क्वायर प्लस b dx, तो क्या अब इसका भी इंटीग्रेशन हम इसी तरीके से करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन हमारा वही होगा नहीं होगा। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो x होगा अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा कितना है cos x है, ये x जो है इस x को केवल किससे बदलना है, एक लीनियर इक्वेशन से बदलना है। अगर लीनियर इक्वेशन के अलावा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा या उससे बड़ी डिग्री वाली इक्वेशन आ जाएगी तो उसको हम इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं करते हैं। तो उसका इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका भी इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इसको हमें यहाँ पर नहीं पढ़ा। जब हम मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ में एकदम डिटेल से इसका भी इंटीग्रेशन का नाम सीखेंगे, फिजिक्स में हमें इसकी जरूरत इतना नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से कर देंगे। तो इसको ध्यान रखना, केवल और केवल किससे बदलेंगे, लीनियर इक्वेशन होगा तभी ये चीज लगाएंगे। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं होगा तो फिर ये फार्मूला हमारा नहीं लग पाएगा। जो तरीका अपना रहे हैं इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि i बराबर इंटीग्रेशन e पे पावर 3 माइनस 4x dx, 3 माइनस 4x dx, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद खुद इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। चलिए हो गया, देखते हैं। तो e पे पावर वापस से देखो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पे पावर x हो जाएगा e पे पावर 3 माइनस 4x हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट कितना है -4, तो -4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस का c। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपना अगला टॉपिक जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे कि ये है i बराबर इंटीग्रेशन e पे पावर b माइनस 2ax और dx। यहाँ पे कंडीशन लगा दिया वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, a और b जो है ये हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है e पे पावर b माइनस 2ax। ठीक है, तो इसको एक बार खुद करो, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। चलिए कर लिया, देखते हैं। तो i बराबर हो जाएगा e पे पावर x का इसे इंटीग्रेट कर दो, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e पे पावर x, तो x की जगह कितना है, लीनियर इक्वेशन b माइनस 2ax। ठीक, x का कोफिशिएंट कितना है -2a, तो -2a से क्या कर दो डिवाइड कर दो प्लस c के बराबर। ये क्वेश्चन खत्म। ठीक, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि i बराबर इंटीग्रेशन 1/रूट में 3 माइनस 2x dx के बराबर। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद में इसको करना। चलिए ठीक है, करिए, कर लिया, देखते हैं।
तो सबसे पहले अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपको याद है कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 रूट में x होता है। सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और नहीं तो इसको क्या करो, इंटीग्रेशन 3 - 2x पे पावर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 dx के बराबर। अब x पे पावर 1/2 से इंटीग्रेट कर दो तो ये i बराबर हो जाएगा 3 - 2x पे पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1। अब पूरे की डिवाइड में क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है, -2, और प्लस का क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा 3 - 2x पे पावर -1/2 प्लस 1/2 और डिवाइड बाई, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 1/2, और ठीक इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ बचा हमारा 1/2 और पूरे के डिवाइड में हमारा कितना है, -2 प्लस c के बराबर है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखते हैं कि i बराबर ये हो जाएगा हमारा 3 - 2x पे पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है 1/2। इसको जरा ऊपर ले जाओगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा इनटू -2 के बराबर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो i बराबर हो जाएगा माइनस का 3 - 2x पे पावर 1/2, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो प्लस c के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था वो खत्म हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो हेडिंग डाल लेते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इंटीग्रेशन f(x) dx, हम लिमिट लगा देते हैं x = a से लेकर x = b। अगर मान लो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ, इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारा gx के बराबर, तो लिमिट कहाँ से हो जाएगा, a से लेकर b तक का हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लिख देंगे gb माइनस का ga के बराबर। तो इस तरीके से हम डेफिनिट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें तो a जो होगा वो होगा हमारा लोअर लिमिट होगा, a जो होगा वो हमारा लोअर लिमिट होगा, और b जो होगा, b को हम लिखते हैं अपर लिमिट बोलते हैं, कि b जो है वो हमारा क्या है, अपर लिमिट है। तो इस तरीके से हम डेफिनिट इंटीग्रेशन को करते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन को करने के लिए कोई नया रूल हमें नहीं सीखना है, नया फार्मूला सीखना है। जैसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे सेम उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। बस यहाँ पे हमारा एक लिमिट लग जाता है कि हम यहाँ से बाउंड्री हो जाती है कि यहाँ से यहाँ तक हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सिंपली हम ऐसे जैसे इनडेफिनिट को इंटीग्रेट करते थे उसी तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद लिमिट लगा देंगे। जो नीचे लिखा रहेगा उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा रहेगा उसको बोलेंगे अपर लिमिट। तो सबसे पहले लिखेंगे अपर लिमिट और फिर माइनस का क्या लिख देंगे, लोअर लिमिट लिख देंगे। बस ये हमारा इसका मान निकल जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमने यहाँ पर ये नहीं किया हुआ है, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट c नहीं लगाया है। अब जगह इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाते थे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c क्यों नहीं लगाया है, इसका रीजन है देखो। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन x = a से लेकर x = b f(x) dx है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ और मान लेता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमारा gx के बराबर आ गया, तो लिमिट हमारा कहाँ से हो जाएगा, a से लेकर b तक का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी लगाता हूँ तो चलो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लगाते हैं, c लगा दे यहाँ पे। अब क्या रखूंगा, अपर लिमिट। जब अपर लिमिट रखूंगा तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, x की जगह पे क्या रखो, अपर लिमिट की हो जाएगा gb प्लस का c, फिर माइनस का क्या रखूंगा, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, a है, तो ये हो जाएगा हमारा ga, और c का तो क्या होता है, इसे उतर जाएगा, जरा माइनस का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा gb प्लस का c माइनस का ga माइनस का c। अब यहाँ से c क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, gb माइनस का ga के बराबर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे अगर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को रखते भी हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हर क्वेश्चन में इसे होगा, हर क्वेश्चन में आप रख के देख लोगे, हर जगह हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम एक लाइन लिखेंगे, उस लाइन को आप लिख लीजिए कि देयर इज नो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की कोई भी जरूरत नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है उसका रीजन हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें कि हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज यूनिक होता है। वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज यूनिक।
जो भी वैल्यू आएगी डिफरेंट इंटीग्रेशन की वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू आती है। ऐसा नहीं होगा कि उसी मान पे वही वैल्यू दोबारा किसी और मान पे वही वैल्यू दोबारा आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, एक यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं। बेसिकली जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है इसका इस्तेमाल जो हम करेंगे वहां पे जहां हमें एरिया निकालना होगा। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन दिया है y बराबर fx दिया है और ये कह रहा है कि x बराबर a और x बराबर b के घिरे हुए रीजन का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो जैसे यहाँ पर मान लो कि ये हमारा क्या, ये जो फंक्शन है ये y बराबर कितना fx के बराबर है, ये हमारा निकल गया x बराबर a और ये पॉइंट हो गया ये हमारा x बराबर b हो गया। तो इस एरिया का हमें, इस रीजन का हमें क्या करना है, एरिया यहाँ पर निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इंटीग्रेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं सर, कुछ लोग के जहन में बात आई होगी कि हमारे पास तो ये ट्रायंगल है उसका हमें एरिया पता है कि कैसे निकलेगा, अगर एक पैरेललोग्राम दे दिया जाए तो उसका भी एरिया पता है कैसे निकलेगा, अगर एक ट्रायंगल दिया जाए तो उसका एरिया पता है, एक स्क्वायर दिया जाए तो उसका भी एरिया क्या हमें पता है। लेकिन क्या आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमें बहुत सारे रीजन ऐसे मिलेंगे जो जितना हमने एरिया पढ़ा है उनमें से किसी भी एरिया से वो नहीं मैच खाएगा, तब वहां पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमें करना क्या होता है इसमें, जैसे मान लो अगर हमें इसी रीजन का एरिया निकालना है तो इस रीजन को हम पतले पतले स्ट्रिप में क्या करते हैं, काट लेते हैं। इतना पतला स्ट्रिप काटते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल के तरीके से बन जाएगा, और जब रेक्टेंगल बन जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा विड्थ हो जाएगा, ये मान लो हमारा dx है और ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो हमारे इतने भाग का क्या हुआ, एरिया निकल गया, इतने रीजन का एरिया निकल गया। इसी तरीके से इसके बगल में एक पतला सा स्ट्रिप काटेंगे, फिर इसके बगल में एक पतला सा स्ट्रिप काटेंगे, इसी तरीके से पूरे भाग का पतला पतला स्ट्रिप काटते जाएंगे और सब क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बनता जाएगा, उसका एरिया निकालते जाएंगे, सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है वो लंबा लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि इस जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे और कहां से कहां तक हमें एरिया निकालना है, ए से लेकर बी तक, लिमिट कहां से लगा देंगे, ए से बी तक का हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। हमारा इस भाग का जो ये हमारा सेकंड रीजन है, इस सेकंड रीजन का एरिया हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ज्यादा फिजिक्स में जहां पर हमें एरिया निकालना होगा तो जहां पे कुछ इस टाइप का बनेगा कि ना तो वो रेक्टेंगल बन रहा है, ना स्क्वायर बन रहा है, ना पैरेललोग्राम बन रहा है, ना ट्रायंगल कोई बन रहा है, तो वहां पर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है इसमें, नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कि इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दो x स्क्वायर dx और लिमिट लगा दो x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2, ये हमारा लिमिट हो गया। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कोई नया तरीका नहीं, जैसे हम इनडिफरेंट का करते थे उसी तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब सबको पता होगा अब तक कि x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 होगा, x पे पावर n टाइप से इंटीग्रेट कर देंगे। और लिमिट हमारा कितना है, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक का है। तो अब लिमिट रख दो, अपर लिमिट कितना है 2 है, तो यहाँ पे x की पे कितना रखो 2, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस का लोअर लिमिट भी हो जाएगा 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस का 1/3, तो एलसीएम कितना आएगा 3 की हो जाएगा 8 - 1, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना जाएगा 7/3 के बराबर। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इंटीग्रेशन को हल कर लेते हैं। बस कोई नई चीज नहीं है, बस हमें इतना सा काम करना है कि लिमिट हमें रखना होता है और कुछ नई बात नहीं करनी होती है। बाकी जितना तरीका हम डिफरेंट में पढ़ चुके हैं वो सारे तरीके यहाँ पर हम लगाएंगे, वही पूरा तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लो यहाँ पे कि आई बराबर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यहाँ पे कर लो कि 3x माइनस का 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा dx और लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट x इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक का, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे हम इंटीग्रेशन सीखे थे उसी तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो जब अलग अलग करोगे तो इंटीग्रेशन दोनों पे लिमिट कितना जाएगा, 0 से लेकर 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x dx हो जाएगा
और माइनस का इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेकर 4 और ये हो जाएगा 2x² dx के बराबर। फंडामेंटल थ्योरम में पढ़े थे ना कि fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx सबको क्या करते थे, अलग अलग करते थे, तो यहाँ भी अलग अलग ही करेंगे, वही तरीका लगेगा। तो बस यहाँ पे अब लिमिट है तो लिमिट को भी साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। अब देखो 3 तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा x² 2 लिमिट कितना लग जाएगा 0 से लेकर 4 तक का लिमिट लग जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक। माइनस यहाँ से भी 2 बाहर निकल जाएगा और x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x³ 3 हो जाएगा और लिमिट कितना लग जाएगा 0 से लेकर 4 तक का लिमिट लग जाएगा। अब देखो ये 2 तो कांस्टेंट 2 को क्या करता है, बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हमारा कितना बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। अब अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट हमारा कितना है 4 है, तो ये बन जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। लोअर लिमिट कितना है 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ से 3 बाहर निकालो तो हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 0 का क्यूब निकल जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 3/2, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा कितना होगा 16 माइनस का 0 और माइनस का 2/3, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 और इसका कितना मान हो जाएगा 64 माइनस का 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 16 माइनस का 2/3 इंटू 64, तो ये हो जाएगा 8, तो ये निकल जाएगा हमारा 8 24, ये हो जाएगा 24 और माइनस का इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 6 का 12, ये जाएगा डिवाइड बाई 3 और इसको आगे हल कर लो, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इंटीग्रेशन को हल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नोट कर लीजिए फिर और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये है कि इंटीग्रेशन 1/√x dx और लिमिट लगा के यहाँ पे x इक्वल टू 4 से लेकर x इक्वल टू 9, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये x इक्वल टू 4 से लेकर है x इक्वल टू 9 तक का, तो इसको एक बार आप खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर मैं इसको करता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए ट्राई कर लीजिए, कर लिया। चलिए देखते हैं, अब देखो 1/√x का इंटीग्रेशन पता है कितना होता है 2√x होता है, नहीं है तो एक बार हम फिर से क्या करेंगे, कर लेंगे इसको। कि लिमिट तो इसी रहेंगे, x इक्वल टू 4 से लेकर कहां तक का, x इक्वल टू 4 से लेकर है x इक्वल टू 9, ये नीचे क्या बनेगा 1/x पे पावर 1/2 dx बनेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने पे क्या बन जाएगा, x लिमिट तो वही रहेगा, x इक्वल टू 4 से लेकर x इक्वल टू 9, ये हो जाएगा x पे पावर -1/2 dx हो जाएगा और -1/2। अब इसको x के पावर n टाइप से इंटीग्रेशन हो जाएगा तो बनेगा x पे पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1 और लिमिट कितना हो जाएगा 4 से लेकर 9 हो जाएगा। अच्छा किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c क्यों नहीं लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा कर देख लो, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो फिर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रखने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हमारा कितना बन जाएगा x पे पावर 1/2 और डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा 1/2 -1/2 + 1 कितना होगा 1/2 हो जाएगा और लिमिट कितना लग जाएगा 4 से लेकर 9 तक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना बन जाएगा √x और लिमिट कितना लग जाएगा 4 से लेकर 9 तक का। एक बार अपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा 2, अपर लिमिट रखोगे तो बनेगा √9 माइनस का लोअर लिमिट रखोगे 2 तो रूट में कितना बनेगा 4 बनेगा, तो हो जाएगा 2 और √9 कितना होगा, हो जाएगा 3 और माइनस का 2 × 2 तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 4, तो ये बराबर का आंसर कितना जाएगा हमारा 2 के बराबर। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ले लेते हैं कि यही क्वेश्चन कर ले, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 4 से लेकर x इक्वल टू 9 और ये कर लो √x dx के बराबर, ठीक है। √x dx के बराबर कर दिया, बाकी सारा मान जो है हमारा सब सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। अगर हम आपको याद भी हो तो √x का इंटीग्रेशन कितना होता है, याद है 2/3 x पे पावर 3/2 के बराबर होता है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2/3 x पे पावर 3/2 होगा, नहीं तो आप एक बार इसको x पे पावर 1/2 कर लो, फिर x पे पावर n से क्या कर लो इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें अब हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा
इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और ये हमारा cos x dx के बराबर है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हमें पता है कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x हो जाएगा और लिमिट कितना लग जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब एक बार रख दो अपर लिमिट रख दो तो जाएगा sin का पाई बाई 2, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, sin का 0 हो जाएगा। sin पाई बाई 2 का मतलब कितना है, 90, तो sin 90 का मान कितना होगा 1 और sin 0 का मान कितना होगा 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर होगा। अब अगर ये आपको नहीं पता है तो आप एक बार ऊपर जाके सर्च करिए पहले क्लासेस 1.0, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। उस ट्रिग्नोमेट्री को एक बार देख लीजिएगा तो सारे आसानी से मिलने आ जाएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 cos 2x dx, 0 से लेकर पाई बाई 4, 0 से लेकर पाई बाई 4 cos 2x dx, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इंटीग्रेशन करते थे उसी तरीके से इंटीग्रेट करो। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। फिर x का जो कोफिशिएंट है इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और लिमिट कितना लगा देंगे, 0 से लेकर पाई बाई 4 लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा sin का 2, अपर लिमिट रखेंगे। अच्छा एक काम करते हैं 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना है, पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 4 और फिर माइनस का लोअर लिमिट कितना 0, तो ये हो जाएगा sin का 2 × 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा sin का पाई बाई 2 माइनस का sin का 0। sin पाई बाई 2 मतलब 90, तो sin 90 का मान कितना होता है 1 और ये हो जाएगा 0। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा कितना जाएगा हमारा 1/2 के बराबर इसका आंसर। ठीक, इसको कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के तरीके से। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 से पाई बाई 4 और cos की जगह पर कर लेते हैं, ये हमारा है sin 2x dx के बराबर। अब इसको एक बार वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद उसको खुद करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद में उसको कर। ठीक है, चलिए कर लिए। चलिए देखिए sin 2x, अब sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पीछे पलट के आप देख लो। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 2x और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो नीचे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और लिमिट लग जाएगा कितना 0 से लेकर पाई बाई 4 के बराबर इसका लिमिट लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1/2 को पहले क्या करता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। अब रखो अपर लिमिट हमारा कितना है पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस का, एक काम करते हैं माइनस का 1/2 बाहर निकालते हैं। माइनस का 1/2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, केवल cos 2x बचेगा। जब cos 2x बचेगा तो cos x का मान कितना है पाई बाई 4, यहाँ को 2 × पाई बाई 4 और माइनस का cos का 2 × लोअर लिमिट कितना है 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 और माइनस का cos 0 के बराबर, तो हो जाएगा माइनस का 1/2। अब cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होगा 0 और cos 0 का मान कितना होगा 1 के बराबर ही हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा -1/2, ये हो जाएगा -1। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नोट कर लीजिए, अगर कुछ करते हैं नोट कर लिया। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इंटीग्रेशन, यहाँ पे ले लो कि इंटीग्रेशन x = 1 से लेकर या x = 0 से लेकर 1 और ये हो जाएगा e⁻²x dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब e⁻x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, अच्छा एक बार आप लोग पॉज करिए, खुद करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद में इसको करना है। ठीक है, चलिए कर लिया। चलिए ठीक,
यहाँ पे e पे पावर 2x, e पे पावर x का कितना होगा, e पे पावर x, x का कोफिशिएंट 2 तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और लिमिट कितना है 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा। ठीक, 1/2 को बाहर निकाल लेना, 1/2 बाहर निकल गया तो बचा कितना, e पे पावर 2x और लिमिट 0 से लेकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मान निकलेगा 1/2, अपर लिमिट रखो तो e पे पावर 2 × 1 माइनस e पे पावर 2 × 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1/2 e पे पावर 2 माइनस e पे पावर 0। e पे पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा e पे पावर 2 माइनस 1 के बराबर। अब चाहो तो 1/2 का अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई भी कर दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कर लिया इसमें, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नोट कर लीजिए। एक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारा i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे लो कि cos का ax प्लस b dx, ax प्लस b dx, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 से लेकर 4, जहाँ पे a एंड b ये आर कांस्टेंट, a और b जो है ये दोनों हमारे कैसे हैं, कांस्टेंट के बराबर। हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसा करिए, एक बार पॉज करिए वीडियो को, आप लोग खुद करिए, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए कर लिया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले cos का इंटीग्रेशन हो, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin होता है। तो ये बन जाएगा हमारा sin का ax प्लस b, और x का कोफिशिएंट कितना a है, तो a से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और लिमिट कितना लगा दो, x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4 तक का ये हमारा क्या लग जाएगा, लिमिट लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/a को क्या करते हैं, बाहर निकाल दो, एक बार रखो x का मान कितना 4 रखोगे, जब 4 रखोगे तो ये बन जाएगा हमारा sin का 4a प्लस का b, अपर लिमिट, फिर माइनस का लोअर लिमिट रखोगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का साइन, ये हो जाएगा a × 1 प्लस का b के बराबर। तो ये निकल जाएगा हमारा 1/a, ये हो जाएगा साइन का 4a प्लस का b माइनस का साइन a प्लस b के बराबर। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसको sin a प्लस b वाले फार्मूले से ओपन कर दो, इसको भी sin a प्लस b वाले फार्मूले से ओपन कर दो, नहीं तो फिर यहीं पर रहेंगे, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन था वो डिफरेंट इंटीग्रेशन खत्म होता है। ठीक है, तो आप लोग और भी क्वेश्चन इस पे इतना होगा ट्राई करिएगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।